सीजन 2 की शुरुआत में हमें ड्रीम यानी कि लॉर्ड मॉर्फियस की दुनिया नजर आई और उस दुनिया में पिछली सीजन की घटनाओं के बाद ड्रीम ने फिर से अपने महल को तैयार करना शुरू कर दिया था। और इस बार ड्रीम अपने महल को पहले से और भी बेहतर बनाना चाहते थे और उनकी ये जादुई ताकतें लूसियन, रेवन और बाकी सर्वेंट्स भी देख रहे थे। फिर हमें साक्षात ड्रीम नजर आए जो कि अपने पावर से काफी स्पीड में काम को खत्म कर रहे थे और उनका महल अब प्रॉपर बनता जा रहा था। वहीं पर ड्रीम के भाई डेस्टिनी ने उन सभी भाई बहनों को उसकी दुनिया में बुलाया और उनके भाई बहनों को ऐसे बुलाना मामूली चीज नहीं थी क्योंकि उनके बुलाने पर हमेशा उन्हें जाना पड़ता था और इसी वजह से डेथ आकर डेस्टिनी से मिली। फिर डेथ ने उसे बुलाने का कारण पूछा, तब डेस्टिनी ने बताया कि सब आएंगे फिर ही मैं बताऊंगा। फिर वहां पर ड्रीम भी आकर उनसे मिला और उन तीनों ने वहां पर उनके भाई डिस्ट्रक्शन को याद किया जो कि सदियों पहले गायब हो चुका था। और डिस्ट्रक्शन के बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। और वहां पर मर्दाना डिजायर भी आ गई जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। फिर उन्होंने डेस्पेयर को देखा जो कि एक इंसानी आदमी को देख रही थी। तब वहां पर डेस्टिनी ने उसकी दुनिया में उसे बुलाया। तब डेस्पेयर ने उस आदमी की जिंदगी के बारे में बताया कि उसके परिवार ने उसकी पोन देख ली थी जिसके अंदर वो अपने भतीजे को अब्यूज कर रहा था। इसी वजह से अब उसे पुलिस भी पकड़ लेगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर डेस्पेयर वहां से डेस्टिनी के साथ बाकी भाई बहनों से आकर मिली। फिर डेस्टिनी ने अपनी आखिरी बहन डेलिरियम को बुलाया जो कि सबसे छोटी साथ ही काफी नादान थी, जो कि वहां पर आकर उन सभी से मिली। तब डेस्टिनी ने उन सभी को साथ में डिनर टेबल पर बिठा दिया और सब जानना चाहते थे कि डेस्टिनी ने वहां पर उन्हें क्यों बुलाया। तब डेस्टिनी ने बताया कि आज फेट की तीनों देवियां मुझसे मिलने आई थी और उस चीज का एक खास कारण था। फिर हमें कहानी सुबह की देखने मिली जिसमें डेस्टिनी के सामने तीनों देवियां आ गई और उन्होंने बताया कि डेस्टिनी तुम्हारी किताब में देखो जिसमें एक राजा अपनी दुनिया को छोड़ देगा और उसके चलते एक तबाही शुरू होगी और वो एक काफी बड़ी जंग का रूप ले लेगी। और वो राजा असल में छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन था जिसके बारे में हमें सीरीज के अंत में पता चलेगा। और उसी के चलते ये काफी बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसमें डेस्टिनी को उसकी बुक से सभी चीजें पता चल जाती थी और उसे पता चला कि अब उन सभी भाई बहनों के मिलने से ये बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली थी। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए और डेस्टिनी ने उन सभी को साथ में बात करने के लिए कहा। तब ड्रीम काफी भड़क गया क्योंकि वो उसकी दुनिया को ठीक कर रहा था और ऐसी बकवास चीजों के लिए वो वहां पर आ गया। तब डेलिरियम और डेथ ने उसे शांत होने के लिए कहा और वहां पर डिजायर ने ड्रीम को भड़काना शुरू किया। तब ड्रीम उसकी बातों से काफी नाराज था क्योंकि डिजायर से उसे पहले से नफरत थी। फिर ड्रीम ने बताया कि डिजायर ने हमेशा लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की है। तब डिजायर कहता है कि तुम्हारे बर्बाद हुए रिश्तों के लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत बताओ और अब हम सिर्फ 6 भाई बहन बचे हैं और हमें झगड़ना नहीं चाहिए। जिसमें उन सभी को उनके भाई डिस्ट्रक्शन की याद आने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि डिस्ट्रक्शन ने इस चीज के लिए मना किया था। लेकिन वहां पर डेलिरियम अपने भाई को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। फिर वहां पर डेस्टिनी ने ड्रीम के बारे में बात करना शुरू किया और उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जिसमें उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड नाडा को तो उसने नर्क में कैद करके रखा था। और तब वहां पर ड्रीम को याद आने लगा कि पहले पार्ट में कैसे वो नर्क गया था, तब उसे वहां पर नाडा दिखी थी। फिर डिजायर ने बताया कि नाडा ने ड्रीम के साथ रहने से मना कर दिया था, इसी वजह से ड्रीम ने नाडा को नर्क में कैद करवा दिया और उसके जैसे मॉर्टल्स को इंसानों के साथ रिश्ता बनाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि हमेशा ऐसी चीजों से तबाही होती है। तब वहां पर डेस्टिनी ने ड्रीम को शांत करवाया, लेकिन ड्रीम वहां से बाहर आ गया। तब डेथ उसके पास आई और उसने बताया कि डिजायर तुम्हें भड़काना चाहती थी लेकिन वो सही थी। तब ड्रीम ये सुनकर भड़क गया और डेथ कहती है कि तुमने नाडा के साथ गलत किया था। और तब ड्रीम कहता है कि मैंने उसे मेरी रानी बनने की या फिर हमेशा नर्क में कैद रहने की सजा दी थी और उसने खुद से नर्क चुना था जिसमें वो अपने लोगों की परवाह करती थी और इसी वजह से मैं उससे प्यार करता था। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें नाडा 10,000 सालों पहले अफ्रीका के एक छोटे से राज्य की राजकुमारी थी जिसमें वो शादी के लिए काफी एक अच्छा राजा चाहती थी जो कि उसके लोगों की भलाई कर सके। और फिर उसकी दादी ने नाडा को सही राजकुमार चुनने के लिए कहा। तब नाडा कहती है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए जो कि मुझसे प्यार भी करे और मेरे पूरे राज्य को अच्छे से संभाल भी सके और ऐसा मर्द हमेशा मेरे सपनों में आता रहता है। और वहीं पर वो लड़का नाडा के सामने नजर आया जो कि ड्रीम का ही एक रूप था और वो हमेशा नाडा को उसी रूप में मिलता था और उसे असली दुनिया में देखकर नाडा आकर उससे मिली। और नाडा नाराज थी क्योंकि वो अपने स्वप्न के राजकुमार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब ड्रीम कहता है कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ और वो दोनों फ्लर्ट करने लगे जिसमें दोनों को काफी मजा आ रहा था। और ड्रीम नाडा के साथ उसकी जिंदगी में रहकर उसके साथ जीना चाहता था जिसमें नाडा हमेशा अपने लोगों को अपने
अपने प्यार के भी पहले चुनती थी और इसी वजह से ड्रीम उसे पसंद करता था और फिर वो वहां से निकला, जिसमें नाडा ने आसपास के सभी राज्यों में ड्रीम को ढूंढा लेकिन असल दुनिया में वो उसे कहीं नहीं मिला। और फिर एक रात को नाडा सोई थी और तब उसने स्वप्न की दुनिया में आकर सपनों के राजा ड्रीम से अपने प्यार को मांगा, जो कि सपनों की दुनिया में उसे काफी बार दिखता था लेकिन असली दुनिया में वो उसे कभी भी नहीं मिला। तब ड्रीम उसके सामने आ गया और नाडा उसे देखकर चौंक गई और वहां पर ड्रीम ने अपने प्यार का इजहार किया। तब नाडा ने मना कर दिया क्योंकि इंसान और देव में जब भी प्यार होता है तब दुनिया में तबाही होती है और वो अपनी प्रजा को दुख नहीं देना चाहती थी। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हें देखकर मैं खुद को कभी भी रोक नहीं पाता हूँ और फिर उसने झुककर नाडा को शादी के लिए प्रपोज कर लिया और तब नाडा मान गई और उन दोनों ने वहीं पर किस किया, जिसमें उन दोनों ने उसी रात को शादी करके काफी एंजॉय किया था। लेकिन फिर वही हुआ जो होना चाहिए था और एक मीटियोर धरती पर आकर नाडा के राज्य में गिरा, जिसमें धमाके के चलते सभी लोग मारे गए और ये सारी तबाही नाडा ने देखी और उसे पता था कि ये उसके प्यार करने के चलते हुआ था। तब ड्रीम ने नाडा को उसकी दुनिया में रहने के लिए कहा और तब वहां पर नाडा को पता था कि अगर वो ड्रीम के साथ रही तो धरती के साथ साथ ड्रीम की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से नाडा ने ड्रीम के साथ रहने से मना कर दिया, साथ ही उसे भूल जाने के लिए कहा। तब ड्रीम का ईगो हर्ट हुआ और उसने नाडा को पकड़कर नर्क में भेजने की धमकी दी और तब नाडा ने नर्क में जाना चुना और नाडा को उसी वजह से नर्क में हजारों सालों से कैद रहना पड़ा। और प्रेजेंट में डेथ को भी ड्रीम की ये चीज काफी गलत लगी क्योंकि एंडलेस और इंसान कभी भी जुड़ नहीं सकते थे और उसने ड्रीम को भी याद दिलाया कि वो 100 सालों तक कैद था लेकिन नाडा को उसने 10,000 सालों से नर्क में कैद रखा है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी प्रजा को चुना था, जबकि ड्रीम भी खुद यही करता था। और सदियों के बाद ड्रीम को उसकी ये गलती काफी बड़ी महसूस हुई और उसने नर्क में जाकर नाडा को आजाद करने का डिसीजन लिया। तब डेथ ने मना किया क्योंकि उसने ये करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ड्रीम ने तब तक उसकी गलती को सुधारने का डिसाइड कर लिया था और फिर ड्रीम वहां से नाडा को बचाने के लिए निकल गया। तब डेथ ने आकर अपने सभी भाई बहनों को बताया कि ड्रीम नर्क चला गया है। तब डिसाइड ये सुनकर काफी खुश था और वो सभी भाई बहन पहले से अब काफी कम मिलते थे। तब वहां पर डेस्टिनी ने बताया कि जंग की शुरुआत ड्रीम के नर्क जाने से होने वाली थी और अब ये शुरू हो चुका है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ ड्रीम ने अपने सर्वेंट्स को बताया कि वो नर्क में फिर से जाने वाला है जैसा वो पहले भी गया था और उस बार हुई गड़बड़ के चलते इस बार और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है और अगर फिर से कुछ हुआ तो ये ड्रीम की दुनिया को उन्हें संभालना होगा। तब लूसी ने मना कर दिया क्योंकि एक लड़की को बचाने के लिए पूरे सपनों की दुनिया पर दाव लगाना गलत था। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कर सकता हूँ और इसी वजह से मैं फिर से लूसीफर के पास जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ कैन को ड्रीम ने लूसीफर के पास उसके आने का संदेशा देने के लिए भेजा था। तब मजी कैन ने उसे पकड़ लिया और लूसीफर खुद आकर कैन से मिला। तब कैन ने बताया कि ड्रीम बहुत ही जल्दी तुम्हारी दुनिया में तुमसे मिलने आएगा और वो अपनी पत्नी नाडा को यहाँ से लेकर जाना चाहता है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर जंग हो सकती है। तब वहां पर मैजिकैन ये सुनकर भड़क गई और तब लूसीफर कहती है कि ड्रीम ने मुझे पिछली बार हरा दिया था लेकिन अब वो वापस आ रहा है तो मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ ड्रीम ने अपने रेवन को लूसी और बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहा और ड्रीम ने इस बार पूरी तरह से तैयारी की थी जिससे वो लूसीफर को इस बार भी हरा सके। फिर ड्रीम आकर एक छोटे से बच्चे से मिला जिसकी माँ हिप्पोक्लिटा को ड्रीम का वहां पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वहां पर ड्रीम ने बताया कि तुम्हारा बेटा मेरी दुनिया में जन्मा था और मैं एक जगह पर जा रहा हूँ और वहां से मैं वापस ना आ पाऊँ इसलिए मैं इस बच्चे को देखने के लिए आया था। फिर ड्रीम वहां से आकर हॉब से मिला जिसमें हॉब उसे देखकर चौंक गया और हॉब एक सपने में एक रानी के साथ था और तब ड्रीम ने उसके लिए 1788 की दारू लाई थी जो कि हॉब को सालों से पीनी थी। तब हॉब उसे देखकर काफी खुश हुआ और ड्रीम ने बताया कि वो फिर से एक सफर पर जा रहा है और उसके आने में जाने में शायद गड़बड़ हो सकती है तो इस बार भी वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। तब हॉब ड्रीम के लिए काफी परेशान हुआ लेकिन वहां पर ड्रीम ने उसे टोस्ट करने के लिए कहा। तब दोनों ने उनकी दोस्ती को याद करके ड्रिंक पी ली और फिर हॉब ने ड्रीम को वापस आकर मिलने के लिए कहा। तब ड्रीम बाय बोलकर वहां से निकला और ये सपना देखकर हॉब उठा। तब उसकी वाइफ के साथ वो सो रहा था और वहां पर हॉब को लगा कि ये सिर्फ एक मामूली सपना था, लेकिन उसके रूम में वही दारू की बोतल पड़ी थी जो कि उसे सपने में मिलकर ड्रीम ने गिफ्ट की थी। फिर ड्रीम अपने सारे हथियारों को लेकर आगे बढ़ा। तब उसे एडम और ड्रैगन आकर मिले और उन्होंने केन के बारे में पूछा। दूसरी तरफ नर्क की दुनिया में लूसीफर के साथ केन और बाकी सभी मॉन्स्टर्स दिखे और लूसीफर ने सबको बताया कि ड्रीम उसके प्यार को लेने के लिए आ रहा है और उसके लिए लूसीफर भी पूरी तरह से तैयार है ये बताने के लिए कैन को उसने कहा और फिर ड्रीम की दुनिया में कैन को वापस भेज दिया।
तब कैन काफी डरा हुआ ड्रीम के सामने आया और उसने ड्रीम को बताया कि लूसीफर के साथ साथ नर्क के सभी मॉन्स्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ड्रीम कहता है कि इस दुनिया को मैं नहीं रहूं तो भी कुछ नहीं होगा। फिर ड्रीम वहां से रेत को उड़ाकर नर्क में चला गया, जिसमें ये चीज डेस्टिनी ने भी अपनी बुक में पढ़ ली। और फिर हमें ड्रीम नर्क की दुनिया में नजर आया, जो कि आगे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और आगे क्या होगा ये सोचकर ड्रीम काफी परेशान था। लेकिन फिर भी ड्रीम ने अपने प्यार के लिए नर्क में जाना चुना और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में ड्रीम नर्क के महल की तरफ आगे बढ़ा, जिसमें वहां पर उसे इस बार एक भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया, जिसमें इस बार ड्रीम पहले से काफी पावरफुल हो चुका था। और वहीं पर ड्रीम ने देखा कि वहां के गेट खुले पड़े थे। तब ड्रीम नर्क के दुनिया में घुसा और तब उसे वहां पर सन्नाटा दिखा, जिसमें ड्रीम अब जंग के लिए तैयार था। लेकिन वहीं पर उसके पीछे से लूसीफर उसे गेट पर मिली। तब ड्रीम ने नाडा के बारे में पूछा। तब लूसीफर कहती है कि ड्रीम, क्या तुम मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैं अपनी जुबान देती हूँ कि मैं नर्क की दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तब ड्रीम अपने हेलमेट को निकालकर शांत हुआ और उसने नाडा के बारे में फिर से पूछा। तब लूसीफर कहती है कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स, इंसान और हर एक जीव अब आजाद हो चुका है और मैं अब नर्क पर राज करके थक चुकी हूँ, जिसमें मैं अब रिटायर हो रही हूँ और मैं किसी बीच पर जाकर शांति से जीऊंगी। और मैंने यहाँ पर 10 अरब सालों तक राज किया है और तब से मैं तुम्हारी तरह काफी बदल चुकी हूँ, साथ ही अब मैं थक भी चुकी हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुमने भी अपनी दुनिया को एक बार छोड़ा था। तब ड्रीम कहता है कि मुझे कैद कर लिया गया था। तब लूसीफर कहती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह एंजल थी और तब सबकी हम परवाह करते थे, लेकिन फिर हम काफी क्रूर बन गए थे और हम बेवकूफ भी थे और इसी वजह से मुझे नर्क को संभालने का काम मिला। लेकिन ये गॉड की इच्छा के चलते ही हुआ था और मैं नहीं तो किसी और को वो यहाँ पर फंसा देते और यही हमारा भविष्य था। लेकिन अब हम आजाद होना चाहते हैं। वहीं पर मैजिकिन आई। तब लूसीफर ने मैजिकिन को भी आजाद कर दिया और उसे कहीं और जाने के लिए कहा और उसके चाकू को भी ले लिया। तब मैजिकिन काफी दुखी होकर वहां से निकल गई और फिर लूसीफर ने ड्रीम की मदद उसे आजाद करने में मांगी, जिसके लिए ड्रीम को लूसीफर के पंखों को काटना था, जिससे वो नर्क की दुनिया से आजाद हो सकती थी। तब ड्रीम मान गया और वहां से लूसीफर ने नर्क के डोर को बंद कर उस पर ताला मार दिया और उसने ड्रीम को चाकू दिया। तब ड्रीम ने वहां पर लूसीफर के पंखों को काट दिया, जिससे अब वो एक आजाद जीव बन चुकी थी। तब ड्रीम ने पूछा कि नाडा मुझे कहां पर मिलेगी। तब लूसीफर कहती है कि वो किसी दानव के पास कैद होगी और तुम तो उसे ढूंढ लोगे और अब मैं तुमसे बदला लेने वाली हूँ और मैंने अपना वादा भी निभाया, जिसमें अब तुम नर्क से बाहर हो और अब से तुम नर्क की चाबी को संभालोगे। तब ड्रीम ये सुनकर चौंक गया, जिसमें ड्रीम ने लूसीफर को आजाद कर दिया था। इसी वजह से ड्रीम को अब नर्क को संभालना था और ये चीज को ड्रीम पर डालकर लूसीफर ने बदला लिया। ये ड्रीम समझ गया क्योंकि नर्क को संभालना काफी मुश्किल था। और फिर लूसीफर ड्रीम को बाय बोलकर वहां से निकल गई और अब ड्रीम के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तब ड्रीम उस चाबी को लेकर उसकी दुनिया में वापस आ गया और वहां पर उसके सर्वेंट्स चौंक गए। तब ड्रीम ने वहां पर लूसी को बताया कि कैसे लूसीफर ने उसे नर्क की चाबी देकर खुद को आजाद कर दिया, जिसमें नर्क की दुनिया के सभी दानव आजाद हो चुके हैं और अब उसे नाडा के बारे में पता लगाना था। और अब नर्क का मालिक ड्रीम था और उसे पता था कि नर्क के लिए दुनिया भर के सभी जीव नर्क मांगने के लिए उसके पास आएंगे और वो उनमें से किसी को भी नर्क सौंप सकता है। फिर ड्रीम ने वहां पर आकर डेथ से बात की। तब डेथ को भी पता चला था कि ड्रीम अब नर्क का मालिक बन चुका है। तब डेथ ने ड्रीम को इंतजार करने के लिए कहा, जिसमें या तो वो नर्क पर राज कर सकता था या फिर किसी अच्छे राजा को चुन सकता था जो कि नर्क जैसी जगह को संभाल सके। तब ड्रीम कहता है कि मैं उसके लिए सबसे बेस्ट जीव को चुनकर रहूंगा और अब नर्क के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल जीव मेरे पास आएंगे, तो मेरी मदद करो। तब डेथ कहती है कि मेरा काम मरे हुए लोगों को संभालना है। फिर वो वहां से निकल गई। तब रेवन ने आकर ड्रीम को बताया कि महल के बाहर काफी सारे मेहमान आ चुके हैं, जिसमें हमें महल के बाहर थोर जैसे हजारों जीव नजर आए जो कि काफी भटके हुए थे। तब ड्रीम ने उन सभी को अंदर बुलाया, जिसमें वो उन सभी को दोस्त बनाकर उन्हें रात को शाही भोजन खिलाने वाला था और उनमें से अगर कोई भी काबिल हुआ तो वो उसे नर्क भी सौंपने वाला था। और कुछ ही देर बाद उन सभी को अंदर लेना शुरू किया गया, जिसमें अलग अलग रेल्म से काफी सारे जीव आए थे, जिसमें सबसे पहले हमें ओडिन और उसके बेटे थोर और लोकी दिखे, जिसमें लूसी ने उन्हें अंदर लिया।
फिर वहां पर राजा किंडलकेन के लोग आए थे जो कि नर्क के लिए आए थे और वो लोग बॉक्स से राजा का मैसेज ड्रीम को देते थे। फिर वहां पर कायोस यानी कि तबाही की राजकुमारी जैमी आकर लूसी से मिली जो कि वहां पर नर्क के लिए आई थी। और उसके बाद जैपनीज देव सुसानो आए थे जो कि समुद्र के तूफानों को संभालते थे और वो भी नर्क चाहते थे। और फिर वहां पर मॉन्स्टर्स का राजा अजीसेल आया जो कि नर्क में पहले लूसीफर के साथ रहता था और उसके पास मॉन्स्टर्स की सेना थी। ये हमने सीजन 1 में देखा था जिसमें लूसी ने उसका स्वागत किया। तब अजीसेल वहां पर उसके मॉन्स्टर के रूप में लूसी को डराने लगा क्योंकि ड्रीम उसका स्वागत करने के लिए खुद नहीं आया। और तब ड्रीम ने आकर उसका स्वागत किया और शांत होकर खाना खाने के लिए कहा। तब अजीसेल कहता है कि नर्क हमेशा से मॉन्स्टर्स का घर रहा है जो कि नियमों के हिसाब से हमारा होता है। तब ड्रीम कहता है कि ये तो मैं डिसाइड करूंगा, जिसमें आज रात को सबको शाही भोजन खाने मिलेगा और उसके बाद ही मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। फिर वहां पर ड्रीम को फेरी वर्ल्ड से आए हुए राजा रानी के 2 दूत मिले जिनका नाम कैन और न्यूला था। और उस फेरी वर्ल्ड के राजा रानी ड्रीम के काफी पुराने दोस्त थे। फिर न्यूला ड्रीम को कहती है कि पूरे ब्रह्मांड अब नर्क को चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सही डिसीजन लेकर चुने क्योंकि हम लोग भी नर्क को संभालने के लिए परफेक्ट है। तब ड्रीम कहता है कि ये तो मैं डिसाइड करूंगा और अब मैं सबसे बात करने वाला हूँ। फिर ड्रीम वहां से उन लोगों को लेकर आगे बढ़ा और ड्रीम के महल में सभी लोग वहां पर शाही भोजन कर रहे थे। तब ड्रीम ने लूसी को बताया कि इन सभी को साथ में संभालना एक सर्कस से भी काफी खतरनाक लग रहा है। और वहां पर लूसी को कोई लोग नर्क को संभालने के लायक भी लगे जिसमें ऑडिन भी था। तब ड्रीम कहता है कि उसका बेटा लोकी काफी खतरनाक है और इसी वजह से मैं उसे नर्क नहीं दे सकता। और ये चीज वहां पर लोकी भी ड्रीम को देखकर समझ गया, लेकिन वहां पर ओडिन को किसी भी हालत में नर्क चाहिए था। तब लोकी कहता है कि हाँ सब लोग ड्रीम को कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे तो हमें भी उसे कुछ देना होगा जिससे वो हमारी बात माने। फिर वहां पर लूसी को अजीजेल और उसके मॉन्स्टर्स पसंद नहीं थे। वहीं पर थोर आगे बढ़कर एक मॉन्स्टर से फ्लर्ट करने लगा और वो उसके साथ सोना चाहता था। तब उस मॉन्स्टर ने थोर पर हमला करके उसे पकड़ लिया और वहां पर थोर की फटी पड़ी थी, लेकिन वहां पर न्यूला ने आकर उन लोगों को शांत करवाया। तब थोर वहां पर उस लेडी मॉन्स्टर के बॉयफ्रेंड कैंग नांग के मॉन्स्टर से लड़ने लगा जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। तब ड्रीम ने वहां पर थोर के हथौड़े को रेत बना दिया और उसे शांत होने के लिए कहा क्योंकि ये उसकी दुनिया थी। और वहीं पर स्वर्ग से 2 एंजल आकर ड्रीम से मिले और उन लोगों को भगवान यानी कि गॉड ने भेजा था और उन दोनों का काम ड्रीम पर नजर रखना था कि क्या वो नर्क के लिए सही राजा चुन सकता है कि नहीं, क्योंकि नर्क ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट जगह में से एक थी। तब ड्रीम ये देखकर चौंक गया। कुछ देर बाद केन ने सभी जीवों को एंटरटेन करने के लिए जादू दिखाना शुरू किया और तब तक ड्रीम अपनी एक सर्वेंट से बात कर रहा था और ड्रीम को भी पता था अब गॉड उस पर नजर रख रहे हैं। और तब उसकी सर्वेंट कहती है कि गॉड को पता है कि आप ही नर्क के लिए सही राजा चुन सकते हैं और इसी वजह से गॉड ने ये जिम्मेदारी आपको दी है, वरना वो आपसे नर्क वापिस ले सकते थे। तब ड्रीम को उसकी बात सही लगी। फिर ड्रीम आगे बढ़ा। तब राजा किल्डरकिन के दूत ने ड्रीम को एक मैसेज दिया जिसमें किल्डरकिन इंसानों की जान सपने में लेता था और वो उनकी आत्माओं को ड्रीम को गिफ्ट में दे रहा था। तब ड्रीम कहता है कि मुझे उन आत्माओं की जरूरत नहीं है। फिर ड्रीम आगे बढ़ा। तब उसे काओस की राजकुमारी जैमी मिली और उसने ड्रीम को उसके असली फॉर्म में आकर काफी डराया और अगर उसने नर्क को नहीं दिया तो उसकी आर्मी से ड्रीम की दुनिया को बर्बाद करने की धमकी दी। तब ड्रीम उससे बिल्कुल नहीं डरा। दूसरी तरफ कैंग को उसके साथी उत्तेजित करने लगी और फिर उसने कैंग को ही कैद कर दिया, जिसमें अजीजेल असल में कैंग को ही ड्रीम को गिफ्ट देने वाला था। और तब तक ड्रीम आगे जा रहा था। तब उसे सुसेनो मिला और ड्रीम को पता था कि वो भी उसे कुछ ऑफर कर सकता है। तब सुसेनो कहता है कि मैं पहले काफी गुस्से वाला था, तब मेरे परिवार को मैंने चोट पहुंचाई थी और मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था और आश्रम में जाकर मैंने खुद पर काबू किया और खुद को शांत करवाया और उसी शांति से मैं सभी चीजों को संभाल सकता हूँ और इसी तरह से मैं नर्क को भी संभालूंगा। तब ड्रीम को उसकी बातें काफी अच्छी लगी और वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर ड्रीम वहां से ओडिन के पास आया क्योंकि ओडिन को उनसे बात करनी थी। तब ओडिन कहता है कि तुम्हारा भाई डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है ये मुझे पता है और अगर तुम मुझे नर्क दोगे तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब ये सुनकर ड्रीम चौंक गया और उसने पूछा कि तुम्हें नर्क क्यों चाहिए। तब ओडिन कहता है कि रैग्नारोक के आने के बाद एस्गार्ड तबाह हो जाएगा और तब मैं नर्क में अपने राज्य को पहुंचा दूंगा। और तब ड्रीम कहता है कि आप सिर्फ ज्यादा जगह अपने राज्य से जोड़ना चाहते हो और उसके चलते और भी ज्यादा जंगें शुरू हो सकती है। तब ओडिन कहता है कि मुझे पता है और मैं हमेशा अपने राज्य को संभालता रहूंगा। फिर वो वहां से निकला।
कुछ देर बाद नाटक खत्म हुआ। तब ड्रीम ने वहां पर नाटक के बाद सभी को बताया कि कल सुबह वो अपना फैसला सबको सुना देगा और ये रूम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए सबको वहां से निकलना होगा। जिसमें ड्रीम ने लूसी को बताया कि वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तब लूसी कहती है कि अजीजेल आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद ड्रीम को अजीजेल उसके सिंहासन के पास मिला। तब अजीजेल कहता है कि लूसीफर के चलते मुझे मेरे मॉन्स्टर्स के साथ नर्क को छोड़ना पड़ा था और ये हम लोगों के लिए काफी गलत था। साथ ही नर्क की मॉन्स्टर्स का वो हमेशा से घर रहा है, तो हमें हमारी जगह चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मॉन्स्टर्स की सेना तुम्हारे पास है। तब अजीजेल कहता है कि हाँ, और उसी सेना के साथ मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। और फिर उसने कैंग को ड्रीम के सामने फेंका क्योंकि उसके चलते ड्रीम की लड़ाई लूसीफर से हुई थी। तब ड्रीम कहता है कि मुझे इससे कोई बदला नहीं लेना है। तब अजीजेल ने वहां पर उसके शरीर से नाड़ा को दिखाया और उसने कहा कि मुझे अगर चाबी मिली तो ही मैं इसे आजाद करूंगा, वरना मैं इसकी आत्मा को खा जाऊंगा। और फिर वो कैसे आत्माओं को खाकर नष्ट कर देता है ये भी दिखाया। तब ड्रीम काफी डरा हुआ था, ये अजीजेल भी समझ गया और अजीजेल ड्रीम को ब्लैकमेल करने लगा। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में ड्रीम ने नाड़ा को देखा जो कि अजीजेल के शरीर के अंदर कैद थी और अजीजेल ड्रीम से नाड़ा के बदले में नर्क मांग रहा था। तब ड्रीम ने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तब अजीजेल वहां पर ड्रीम को धमकाने लगा जिसमें वो उसे मारने की धमकी दे रहा था। तब ड्रीम ने उसे रेत बनाकर महल के बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद ड्रीम नर्क के लिए काफी परेशान था। तब उसे लूसी आकर कहती है कि अजीजेल को नर्क देना सही होगा क्योंकि नर्क हमेशा से मॉन्स्टर्स का घर रहा है और इस चीज से नाड़ा भी आजाद हो सकती है। तब ड्रीम कहता है कि लूसीफर कैसा भी हो वो हमेशा नर्क को अच्छे से संभालता था, साथ ही वो वहां पर संतुष्ट था। लेकिन अजीजेल काफी बुरा है और वो नर्क के बाद मॉन्स्टर की सेना लेकर दूसरी दुनियाओं पर भी कब्जा लेना शुरू करेगा, जिसमें से एक दुनिया हमारी भी हो सकती है। इसी वजह से वो इस लायक नहीं है। तब डेथ कहती है कि तो नाड़ा को हम कैसे बचाएंगे और क्या कोई देव नर्क को संभालने लायक भी है। तब ड्रीम ये सुनकर कंफ्यूज था। तब तक न्यूला उसके भाई के मजे करने से उसके रूम में काफी परेशान थी और उसका भाई असल में गे था। इसी वजह से न्यूला महल के बाहर घूमने लगी और वहीं पर उसे ड्रीम मिला। तब ड्रीम उसकी तारीफ करने लगा क्योंकि उन लोगों ने ड्रीम को रिश्वत भी ऑफर नहीं की और ना ही धमकाया। तब न्यूला पूछती है कि क्या आप किसे नर्क को सौंपने वाले हो, ये आपने डिसाइड कर लिया। तब ड्रीम ने मना कर दिया। तब न्यूला कहती है कि आप सबसे बेस्ट हो और आप कुछ भी कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी देखा है, जिसमें सदियों पहले आप परियों की दुनिया से हम लोगों को धरती पर लाए थे और तब मैं भी वहां पर थी, लेकिन आप काफी बिजी थे, इसी वजह से आपने मुझे नोटिस नहीं किया था। और आप पहले हमारे देश में काफी बार आते थे, लेकिन फिर आपकी दुश्मनी हमारी रानी से हो गई, जिसके चलते आपने वहां पर आना बंद कर दिया था। लेकिन अब हमारे रिश्ते काफी सुधर चुके हैं और ये आप ही के चलते हुआ। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें हमें ड्रीम विलियम शेक्सपियर के साथ दिखा, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और ड्रीम ने ही विलियम को उसके वर्ल्ड फेमस प्ले लिखने के लिए इंस्पायर किया था और ड्रीम अपने कुछ खास मेहमानों के लिए विलियम के पास एक खास प्ले तैयार करके उन्हें दिखाने वाला था। तब विल ने उसके मेहमानों के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि वो दूसरी दुनिया के जीव है और कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ देर बाद विलियम और उसकी टीम ने एक टेंट के अंदर नाटक दिखाने के लिए स्टेज बना लिया था। तब ड्रीम ने वहां पर मेहमानों को बुलाने की तैयारी की और उसने विलियम को सबके साथ अंदर तैयार होने के लिए कहा। फिर वहां पर ड्रीम ने उसके सर्वेंट वेंडल से फेरी वर्ल्ड यानी कि परियों की दुनिया के पोर्टल को ओपन कर डाला, जिसमें वेंडल का काम वही था। फिर वहां पर फेरी वर्ल्ड से राजा रानी और उनके खास लोगों के साथ नाटक देखने के लिए आए थे, जिसमें वो लोग आकर ड्रीम से मिले और ड्रीम उन सभी के लिए खास नाटक विलियम के पास तैयार करवा रहा था। तब राजा रानी का खास आदमी रॉबिन को ड्रीम का ऐसे दूसरी दुनिया में बुलाना पसंद नहीं आया, लेकिन वहां पर ड्रीम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसमें उन लोगों के साथ कैन और न्यूला भी थे। लेकिन ड्रीम वहां पर सिर्फ राजा रानी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद विलियम उसकी टीम के साथ सभी लोगों को उनका प्ले दिखाने लगा, जिसमें वो अलग अलग स्वर्ग के देवों के ऊपर बनाया था। साथ ही उस प्ले में एक कैरेक्टर रॉबिन हुड का था। तब सभी लोग समझ गए कि वो फेरी वर्ल्ड के रॉबिन के जैसा है और ये प्ले काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें वहां पर राजा रानी के साथ सभी लोगों को वो काफी पसंद आया। फिर वहां पर उनके कैरेक्टर्स भी प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस होने लगे और रॉबिन को उन इंसानों के ऐसे प्ले दिखाना काफी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ देर बाद वहां पर ब्रेक हुआ। तब राजा आकर विलियम से मिलकर उसकी तारीफ करने लगे, जिसमें रानी ने ड्रीम से विलियम के साथ काम करने के बारे में पूछा क्योंकि उसके जैसा घमंडी देव इंसानों के साथ काम क्यों करेगा। तब ड्रीम कहता है कि मैंने उसके सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ एक सौदा किया था, जिसमें वो दुनिया को सदियों तक इंस्पायर करने के लिए प्ले लिखना चाहता था और बदले में मैं उसके पास कभी कभी छोटे छोटे अपने हिसाब से प्ले करवाता हूँ, जिसमें इसी प्ले के बाद रानी और ड्रीम के संबंध सुधरने वाले थे। और कुछ देर बाद फिर से
आखिरी पार्ट शुरू हुआ जिसमें रॉबिन हुड का परफॉर्मेंस चल रहा था। तब ड्रीम ने बताया कि मैं पहले आपके राज्य में आता था, तब फेरी वर्ल्ड में आप मुझे काफी एंटरटेन करते थे और बदले में इसी वजह से मैंने ये आपके लिए किया है और इस प्ले के जरिए ही आपकी कहानियां इंसानी दुनिया में सदियों तक याद रखी जाएगी। वहीं पर रॉबिन हुड को असल में रॉबिन ने ही प्ले किया था। ये देखकर वहां पर सभी लोग चौंक गए और उनका ये प्ले देखकर वहां पर सबका पानी निकल गया। फिर वहां से सभी लोग ड्रीम को थैंक्स बोलकर वहां से निकले, जिसमें नूला उस दिन ड्रीम से मिलना चाहती थी लेकिन उसके भाई ने मना किया। तब वो काफी दुखी हुई। प्रेजेंट में न्यूला ने बताया कि ड्रीम को उसकी दुनिया में अभी भी सभी लोग उस प्ले के चलते याद करते हैं। साथ ही उनकी दुश्मनी के चलते भी रानी को ड्रीम ने इम्प्रेस कर दिया था, जिसमें ड्रीम नर्क के लिए भी ऐसा कर सकता है। तब ड्रीम को न्यूला की बातें काफी ज्यादा पसंद आई और फिर न्यूला वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह होने पर ड्रीम सबके सामने आया और वहां पर सभी लोग खुद के लिए नर्क चाहते थे। तब ड्रीम ने बताया कि मैं फेरी वर्ल्ड को नर्क देना चाहता था लेकिन वो लोग साथ में नहीं रह सकते। और अजीजेल की बात भी सही है कि मॉन्स्टर्स के लिए वही उनका घर जरूरी है, लेकिन नर्क का राजा का काम सिर्फ नर्क की सेवा करना होना चाहिए, जो कि अजीजेल नहीं करेगा। और काउस और ओडिन अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए नर्क बिल्कुल नहीं बना है। और नर्क हमेशा से स्वर्ग की परछाई है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी वजह से ड्रीम ने नर्क को संभालने का काम स्वर्ग के दोनों दूतों को दिया, जो कि स्वर्ग की तरह नर्क को भी अच्छे से संभाल सकते थे। और ड्रीम ने सबको शांत होने के लिए कहा। तब अजीजेल ड्रीम पर भड़क गया। तब ड्रीम ने उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन अजीजेल अब नाडा को वहीं पर खाने वाला था और फिर वो अपने विशाल रूप में आकर नाडा को खाने के लिए आगे बढ़ा। तब ड्रीम उसे बचाने के लिए गया और नाडा उसके पेट से बाहर आ रही थी। तब ड्रीम ने उसे पकड़कर अजीजेल के शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ड्रीम अजीजेल की चपेट में आने वाला था और अजीजेल तब तक काफी बड़ा हो चुका था। फिर अजीजेल ने वहीं पर ड्रीम को खा लिया और वो उसके पेट में ड्रीम के हजारों टुकड़े करने वाला था, लेकिन वहीं पर उसे फील हुआ कि ड्रीम उसके पेट में नहीं है और असल में ड्रीम ने महल में ही अजीजेल को कैद कर लिया था और उसकी इस दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं था। ये ड्रीम ने अजीजेल के साथ सबको बताया और उसके डिसीजन को मानने के लिए कहा। तब वहां पर सबकी फटी पड़ी थी। कुछ देर बाद ड्रीम आकर लूसी से मिला। तब लूसी कहती है कि डॉक्टर्स नाडा का इलाज कर रहे हैं और ड्रीम उससे मिलना चाहता था, लेकिन लूसी कहती है कि उसके ठीक होने पर आप उससे मिल लेना और तब तक आपको मेहमानों को यहाँ से निकालना होगा। तब ड्रीम सभी मेहमानों को अलविदा कहने लगा, जिसमें सबसे पहले किल्डरकिन था, जो कि शांति से ड्रीम की बात मान गया। फिर वहां पर जेमी आई। तब ड्रीम कहता है कि तुम अब मुझसे कब लड़ने वाली हो। तब जेमी कहती है कि वो तो सिर्फ हम तुम्हें मजाक में धमका रहे थे और हम तुमसे कभी भी नहीं लड़ेंगे। फिर जेमी वहां से उसकी टीम लेकर निकली। फिर वहां पर मॉन्स्टर्स आकर अजीजेल को आजाद कर देने के लिए कहने लगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों के लिए नर्क मांग रहा था, लेकिन उसका तरीका काफी गलत था। तब ड्रीम कहता है कि अजीजेल नर्क के साथ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और मैं उसके बारे में सोचूंगा और जब वो माफी मांगेगा तब मैं उसे छोड़ दूंगा। तब वहां से सभी मॉन्स्टर्स निकल गए। फिर वहां पर ओडिन उसकी आर्मी के साथ ड्रीम से मिला, जिसमें उन लोगों ने लोकी को पकड़ लिया था, क्योंकि लोकी वहां पर रूप बदलकर सबको परेशान कर रहा था। साथ ही उन्होंने लोकी के मुंह को भी बांध दिया था और वो लोग वहां से उसे लेकर निकले। और अंत में ड्रीम को वहां पर फेरी वर्ल्ड से न्यूला उसके भाई कैन के साथ आकर मिली। तब कैन ने ड्रीम को बताया कि न्यूला को उसकी रानी ने ड्रीम को गिफ्ट में दिया था, इसी वजह से वो न्यूला को वहीं पर रखकर वापस नहीं लेकर जाने वाला था। तब ये सुनकर वहां पर न्यूला भड़क गई और ये चीज ड्रीम को भी पसंद नहीं आई। तब कैन कहता है कि अगर न्यूला वापस आई तो रानी न्यूला और आप दोनों से हमेशा नाराज रहेगी। तब ड्रीम कहता है कि न्यूला कहां पर रहना चाहती है ये वो खुद डिसाइड करेगी। तब न्यूला कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई से नफरत कर रही हूँ और वो मुझे खुद से आपको सौंप कर जा रहा है। तब ड्रीम ने वहां पर न्यूला को मेहमान बनाकर रुकाने वाला था, क्योंकि उसकी मदद से ही वो नर्क के लिए सही शासक चुन सका था। फिर वहां से कैन निकला। तब ड्रीम ने न्यूला को उसके हिसाब से महल में जीने के लिए कहा। तब न्यूला ने सबसे पहले इस दुनिया के हिसाब से अपने रूप को बदल दिया। तब ड्रीम काफी खुश हुआ और वहां पर बाकी सर्वेंट्स आए और ड्रीम ने उनके साथ न्यूला को रूम चुनने के लिए कहा। और तब एक सर्वेंट ने बताया कि यहाँ पर एक मेहमान अभी भी रुका है, जिसमें सुजानो हमें महल में छुपता हुआ नजर आया। तब ड्रीम उसके सामने आ गया और सुजानो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर आपसे बाय बोले बिना ही जा रहा था। तब ड्रीम कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो लोकी। और तब लोकी अपने असली रूप में आ गया और ड्रीम वहां से नाराज था, क्योंकि लोकी ने सुजानो को उसका रूप देकर एस्गार्ड सजा दिलवाने के लिए भेज दिया था और उसके मेहमान के साथ ऐसा ड्रीम की दुनिया में होना गलत था। तब लोकी कहता है कि तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हें वापस एस्गार्ड जाना होगा और अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें मेरा कर्जदार बनना होगा और मैं जब चाहूंगा तब तुमसे कुछ मांग लूंगा। तब लोकी मान गया और ड्रीम ने लोकी की कंप्लेंट ओडिन से नहीं की, साथ ही सुजानो को भी वहां से आजाद करवा दिया।
कुछ देर बाद ड्रीम वहां से आकर बीच पर लूसीफर से मिला और फिर उसने पूछा कि क्या मजा आ रहा है। तब लूसीफर कहती है कि तुम फिर से शायद जीत गए हो। तब ड्रीम कहता है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने गॉड को ही नर्क की चाबी दी थी। तब लूसीफर कहती है कि काश मैं भी ये कर पाती, लेकिन गॉड हमेशा से मुझसे नाराज थे और मैं भी उनसे काफी हद तक नाराज थी। तब ड्रीम कहता है कि अब तो तुम आजाद हो चुकी हो और नाडा भी मेरे साथ है, लेकिन शायद वो मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं करेगी, ये मुझे भी पता है। तब लूसीफर कहती है कि तुम्हें भी शायद मेरी तरह नई शुरुआत करने की जरूरत है। तब ड्रीम हाँ बोलकर वहां से निकल गया। वहां से ड्रीम वापस आकर लूसी से मिला और तब लूसी कहती है कि नाडा ठीक होकर तैयार हो रही है। तब ड्रीम कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद ड्रीम और नाडा सदियों के बाद मिले, जिसमें नाडा को ड्रीम अभी भी उसके ब्लैक फॉर्म में ही नजर आ रहा था और वो दोनों सदियों के बाद आजाद होकर डिनर पर मिले थे। तब ड्रीम ने उसकी गलती के लिए माफी मांगी। तब नाडा कहती है कि सदियों तक मुझे भूख लगी थी, लेकिन मुझे कभी भी खाना नहीं मिला और मैं अंदर से तब मर चुकी थी। तब ड्रीम कहता है कि पिछले 10,000 सालों में मैं काफी बदल चुका हूँ और मैंने जो भी किया था वो पूरी तरह से गलत था। तब नाडा कहती है कि मैंने नर्क में 10,000 साल बिताए हैं, जिसमें हर एक पल मुझे तड़पाया जाता था। साथ ही हमेशा मैं रोकर यही सोचती थी कि ये दर्द कब खत्म होगा और ये सब तुम्हारे चलते हुआ। और फिर उसने ड्रीम को आकर चाटा मारा। तब ड्रीम कहता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार सके। तब नाडा कहती है कि क्या फिर से तुम मुझे सजा के लिए नर्क में भेज दोगे। तब ड्रीम ने मना किया और उसने फिर से माफी मांगी क्योंकि उसने पहले भी गलत किया था। तब नाडा दुखी हुई और वो कहती है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तब ड्रीम कहता है कि हमें अब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तब नाडा वहां से निकलने लगी और वो धरती पर इंसानों के बीच में जीना चाहती थी और नर्क में रहने के बाद वो कहीं पर भी एडजस्ट कर सकती थी। तब ड्रीम कहता है कि इंसानी दुनिया में काफी खतरा होगा और अगर तुम वहां पर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन वापिस आ जाना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब नाडा कहती है कि आपको सिर्फ लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, वरना आप मुझे नर्क कभी नहीं भेजते और शायद अब देवों को प्यार करने के लिए बनाया ही नहीं गया। तब ड्रीम कहता है कि अब मैं पहले से काफी बदल चुका हूँ। तब नाडा कहती है कि आपको उस चीज से प्यार हुआ है जो कि आपको कभी भी नहीं मिलेगी और वो प्यार नहीं बल्कि डिजायर है। तब ड्रीम डिजायर सुनकर चौंक गया और वो अपनी बहन की जाल में फंस चुका है ऐसा उसे फील हुआ। तब नाडा कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और वो ड्रीम को बाय बोलकर धरती पर हमेशा के लिए चली गई और अब ड्रीम का दिल टूट चुका था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में ड्रीम अपने महल में कबीर सिंह बना हुआ दुखी था और उसके मूड के चलते उस दुनिया में भी बारिश हो रही थी। तब लूसी ने ड्रीम को शांत होने के लिए कहा, लेकिन वहां पर ड्रीम नाडा के इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए जाने के चलते काफी दुखी था और उसने नाडा को अब भूल जाने का डिसाइड किया। लेकिन क्या सब नाडा को भूलने देंगे? फिर ड्रीम ने पूछा कि क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नाडा ने कहा था। तब लूसी कहती है कि मुझे नहीं पता और वहीं पर रेवन आकर कहता है कि ड्रैगन्स ने नीचे किसी को पकड़ लिया है। तब ड्रीम ने देखा कि वहां पर ड्रैगन्स ने उसकी बहन डेलिरियम को पकड़ा था। तब ड्रीम के कहने पर ड्रैगन्स ने डेलिरियम से माफी मांगी और डेलिरियम ने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर डेलिरियम ड्रीम के सर्वेंट से मिली और ड्रीम ने उसके आने का कारण पूछा। तब डेलिरियम कहती है कि मैं तुमसे खास चीज के लिए मिलने आई हूँ और तब ड्रीम ने डेलिरियम को डिनर टेबल पर बिठा दिया और वहां पर डेलिरियम को पता था कि बारिश हुई, यानी कि ड्रीम का मूड खराब था और वो उसकी मदद उसके भाई डिस्ट्रक्शन को ढूंढने में चाहती थी, क्योंकि उसका भाई अचानक से गायब हो गया था और उसके गायब होने के बाद सभी भाई बहन झगड़ने लगे थे। लेकिन वो जब था तब सभी चीजें काफी अच्छे से चल रही थी और वो आखिरी बार उसके जाने से पहले उससे मिल भी नहीं पाई थी और तब से दुनिया में अब तबाही होने वाली है। तब ड्रीम कहता है कि ये तो उसे खुद को समझना चाहिए था और वो खुद से हमें छोड़कर गया था और उसने खुद की दुनिया को भी छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया था और इसी वजह से उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। तब डेलिरियम कहती है कि उसके कोई कारण उसके पास होंगे और हमें वो जानकर उसे वापस लाना होगा और उसके लिए तुम प्लीज मेरे साथ चलो, क्योंकि बाकी भाई बहनों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया है। तब ड्रीम ये सुनकर चौंक गया और किसी को नहीं भरोसा था कि ड्रीम भी डेलिरियम की बात मानेगा। तब ड्रीम वहां से डिजायर से आकर मिला और तब डिजायर ने उससे बात करने का कारण पूछा। तब ड्रीम ने उसके भाई को ढूंढने के बारे में पूछा, साथ ही वो नाडा के साथ भी होने वाली चीजों के बारे में जानना चाहता था। तब डिजायर कहती है कि नाडा के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तब ड्रीम ने डेलिरियम के बारे में पूछा, जो कि डिस्ट्रक्शन को ढूंढना चाहते थे और उसके जाने के बाद ही सभी भाई बहन झगड़ने लगे थे और वो काफी अच्छा था। तब डिजायर कहती है कि डेलिरियम सन की है और वो चाहती है कि तुम हमारे भाई को ढूंढने के लिए धरती पर जाओ, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तब ड्रीम धरती का नाम सुनकर सोचने लगा।
फिर ड्रीम ने डेलिरियम को मिलकर बताया कि डिजायर उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो उसके साथ उसके भाई को ढूंढने के लिए धरती पर आएगा। तब डेलिरियम ये सुनकर खुश हुई और उसने डिस्ट्रक्शन के 3 खास दोस्तों के नाम दिए जो कि धरती पर थे, और तब ड्रीम उसकी जानकारी से इम्प्रेस हुआ। फिर ड्रीम ने लूसी को बाय बोलकर वो धरती पर जाने वाला है ये बताया। तब लूसी को ये चीज सही नहीं लगी, लेकिन ड्रीम अपने भाई के लिए जाना चाहता था। लेकिन वहां पर लूसी समझ गई थी कि ड्रीम उसके भाई के लिए नहीं बल्कि नाडा के लिए धरती पर जाना चाहता है। तब वहां पर ड्रीम ने लूसी को ये चीज किसी को भी बताने से मना कर दिया और फिर वो डेलिरियम के साथ वहां से निकल गया। दूसरी तरफ हमें डिस्ट्रक्शन नजर आया जो कि एक पहाड़ी के घर में रहकर पेंटिंग बना रहा था। तब उसका कुत्ता उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा और डिस्ट्रक्शन अब सदियों से आजाद होकर अकेला उस कुत्ते के साथ उसी आइलैंड पर जी रहा था। और वहीं पर डिस्ट्रक्शन के रूम से आवाज आने लगी। तब वो काफी भड़क गया और उसने आकर एक डिवाइस को देखा जो कि डिस्ट्रक्शन ने खास बनाकर रखा था, और उस डिवाइस से डिस्ट्रक्शन को कोई भी ढूंढने चाहता था तो उसे पता चल जाता था, और इसी वजह से डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से अब तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ ड्रीम ने डेलेरियम को धरती पर आकर फेरल नाम के एक आदमी के बारे में बताया जो कि पहले देवता था, लेकिन अब वो धरती पर हजारों सालों से जी रहा था और वो ड्रीम का अच्छा दोस्त था, और इसी वजह से वो ड्रीम को हमेशा चीजें पहुंचा देता था। वहीं पर ड्रीम को नाडा जैसी एक लड़की दिखी। तब ड्रीम उसके पास आया, लेकिन वो लड़की नाडा नहीं बल्कि कोई और थी। तब ड्रीम माफी मांगकर डेलिरियम के साथ आगे बढ़ा और उन दोनों ने फेरल के पास उनके लिए एक कार मांगी थी जो कि वहां पर वांडा नाम की ड्राइवर के साथ मिली, और वो दोनों को असिस्टेंट बनकर कार में घुमाने वाली थी। तब डेलिरियम को कार काफी ज्यादा पसंद आई। फिर वो तीनों वहां से निकले और अब उन्हें डिस्ट्रक्शन के पहले दोस्त सैम से मिलना था जो कि सदियों से जिंदा धरती पर था, ऐसा ड्रीम ने बताया। फिर हमें सैम नजर आया जो कि फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था, और वहीं पर कंस्ट्रक्शन के पत्थर उसके ऊपर गिरे और वो मारा गया, और तब उसकी आत्मा को आकर डेथ मिली। तब सैम परेशान था क्योंकि वो हजारों सालों से जिंदा था और ऐसे छोटे से एक्सीडेंट के चलते मारा गया। तब डेथ उसे समझाने लगी कि उसका धरती पर वक्त पूरा हो चुका है। फिर वो वहां से आगे बढ़े जिसमें हमें पत्थरों के बीच में सैम की लाश नजर आई। कुछ देर बाद ड्रीम और डेलिरियम सैम के घर पर आए और तब उसके बेटे ने बताया कि वो मर चुका है, और तब ये सुनकर दोनों चौंक गए। वहां पर ड्रीम को ये चीज अजीब लगी क्योंकि हजारों सालों से जीने वाला आदमी तब मरा जब वो लोग उसे ढूंढते हुए आए, और ये काम किसी ने किया होगा ऐसा उसे लगा। तब डेलिरियम कहती है कि ये संजोग है, और तब दोनों भाई बहन डेलिरियम के दूसरे दोस्त से मिलने जाने वाले थे जो कि डैनी नाम की एक डांसर थी, और वांडा उन्हें उनके क्लब में लेकर जाने वाली थी, लेकिन उसे काफी भूख लगी थी। इसी वजह से तीनों वहां से रेस्टोरेंट में आकर खाने लगे, और वांडा को उन दोनों भाई बहनों की जोड़ी काफी पसंद आई, और तब दोनों ने वांडा के परिवार के बारे में पूछा। तब वांडा कहती है कि मेरा भी एक भाई था और माता पिता थे, जिसमें मैं पहले एक लड़का थी, लेकिन 15 साल की उम्र में मेरे हार्मोन्स के चलते मैंने लड़की बनने का चुना और मैंने ऑपरेशन करवा दिया, और इसी वजह से मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती। और तब उनके बारे में सुनकर ड्रीम और डेलिरियम को काफी बुरा फील हुआ, जिसमें वांडा उसके परिवार के साथ अभी भी रहने तैयार थी, ऐसा उसने बताया। तब ड्रीम और डेलिरियम को फील हुआ कि डिस्ट्रक्शन भी शायद वापस अपने परिवार से मिलना चाहता होगा। फिर वहां से तीनों निकले। तब ड्रीम ने बताया कि डैनी असल में संभोग की देवी है। फिर वो वहां से तीनों एक क्लब में आए जिसमें काफी सारी लड़कियां नाच रही थी, और उनके बीच में हमें डैनी नजर आई जो कि सर्जरी करवाई हुई दीपिका पादुकोण जैसी नजर आ रही थी, और वहां पर डैनी ने ड्रीम को देखा तब वो उसे पहचान गई। फिर वो दोनों अंदर मेकअप रूम में आकर मिले जिसमें वो दोनों हजारों सालों पहले भी मिले थे, और डिस्ट्रक्शन और डैनी साथ में सोते थे। तब ड्रीम ने उनका रिश्ता तोड़वाया था क्योंकि ड्रीम को प्यार पर भरोसा नहीं था। तब ड्रीम कहता है कि मैं डिस्ट्रक्शन के गायब होने से उसे ढूंढ रहा हूँ। तब डैनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा। तब ड्रीम कहता है कि तुम खतरे में हो सकती हो क्योंकि मेरे भाई को जानने वाले एक आदमी के पास हम गए थे, वो मर गया, और अब तुम दूसरी हो जिसके पास हम आए हैं। तब डैनी कहती है कि अच्छी बात है क्योंकि मैं भी आजाद होना चाहती हूँ और इससे अच्छा मौका मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। तब ड्रीम कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। तब डैनी कहती है कि आज तक किसी भी इंसान ने मेरा असली डांस नहीं देखा है, और मैंने तुम्हारे भाई से सच्चा प्यार किया था, और आज रात मुझे मरना है तो मैं देवी बनकर ही मरूंगी। फिर वो वहां से बाहर निकली और तब एक कैंडल के चलते उस रूम में आग लगने लगी। फिर ड्रीम बाहर आकर डेलिरियम और वांडा के साथ वहां से निकल रहा था। तब वहां पर डैनी सबके सामने आई और वो गाते हुए नाचने
लगी। तब उसका डांस देखकर सभी इंसान मंत्रमुग्ध हो गए और ये चीज वहां पर ड्रीम ने भी देखी, जिसमें डेलिरियम और वांडा भी डैनी का डांस देखकर उसे एंजॉय कर रहे थे। और वहीं पर बार में आग लगने लगी, जिसमें वहां पर गैस भी लीक हो रही थी और इसके चलते बार में काफी बड़ा धमाका हुआ। और उस धमाके में डेलिरियम और ड्रीम के देव होने से वो दोनों बच गए थे, लेकिन उस धमाके में वांडा नहीं बच पाई थी। तब वहां पर डेलिरियम और ड्रीम समझ गए कि वो लोग डिस्ट्रक्शन के लिए जिसके भी पास जा रहे हैं वो सदियों से जिंदा रहकर भी मरता जा रहा है और अब वो लोग अपने भाई को नहीं ढूंढने वाले थे। तब वहां पर डिजायर आया और डैनी असल में उसी के लिए काम करती थी, जिसमें वो लोगों को उसकी डिजायर देती थी। साथ ही डिजायर को अब लोगों का मरना ड्रीम और डेलिरियम की गलती लगी। तब डेलिरियम कहती है कि ये ड्रीम की नहीं बल्कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं हमारे भाई डिस्ट्रक्शन को ढूंढ रही थी। तब डिजायर कहती है कि ड्रीम हमारे भाई को ढूंढने के लिए नहीं आया था बल्कि वो नाडा के लिए आया था। तब डेलिरियम ये सुनकर भड़क गई, क्योंकि ड्रीम उसे बेवकूफ समझ रहा था। और ड्रीम कहता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग परिवार है। तब डेलिरियम कहती है कि हम सभी भाई बहन एक दूसरे पर अभी भरोसा नहीं करते और शायद इसी वजह से डिस्ट्रक्शन ने हम सभी को छोड़ दिया था और वो चला गया। और फिर वहां से डेलिरियम अपनी दुनिया में चली गई। तब ड्रीम डिजायर पर भड़क गया और वहां पर डिजायर कहती है कि तुम्हारे चलते काफी सारे लोग मारे गए हैं और तुम्हें उनके लिए कुछ करना होगा। तब ड्रीम दुखी हुआ और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में ड्रीम वापस उसकी दुनिया में आकर लूसी से मिला। तब लूसी कहती है कि क्या आपका काम हो गया और आपको आपका भाई मिला। तब ड्रीम कहता है कि मैं उसे ढूंढने गया ही नहीं था, लेकिन अब कोई चीज हमारे खिलाफ है और मुझे उसके बारे में जानना है। तब लूसी ने मरने वाले लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया। साथ ही ड्रीम को डिस्ट्रक्शन को ढूंढने की सलाह दी, क्योंकि वो काफी ज्यादा समझदार था और उसके जाने का कोई खास कारण होगा। तब ड्रीम कहता है कि मुझे पता है कि वो क्यों गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें ड्रीम 1675 में डिस्ट्रक्शन के जाने से पहले उससे मिला था और डिस्ट्रक्शन सालों तक धरती पर रहता था। और फिर उसने ड्रीम को मरे हुए जीव दिखाए और इंसान अब काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था और डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही का काम धरती पर होने वाली तबाही को देखना था। और अब इंसान साइंस में भी काफी आगे बढ़ रहा था और कुछ ही वक्त में इंसान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर धरती पर धमाके करवाकर तबाही मचाने वाला था। ये डिस्ट्रक्शन को पता था। तब ड्रीम कहता है कि हमें ये चीजें पहले से पता होती है और तुम तो सदियों से ये देख चुके हो, जिसमें तुम अलग अलग दुनिया में ये कर चुके हो। तब डिस्ट्रक्शन कहता है कि मैं इन जीवों का मरना बार बार देखकर परेशान हो चुका हूँ और अब होने वाले धमाके काफी खतरनाक होंगे, जो कि इंसान को हद से ज्यादा पीड़ा देंगे और ये चीज मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तब प्रेजेंट में ड्रीम कहता है कि डिस्ट्रक्शन को इंसानों से काफी प्यार था, लेकिन फिर भी वो तबाही के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। तब लूसी कहती है कि वो तबाही की वजह नहीं बनना चाहता होगा। तब ड्रीम कहता है कि उसका काम यही था और तब लूसी कहती है कि उसके काम के दरमियान लोगों को मारना पड़ता था और अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ये चीज समझ सकते। तब ड्रीम को वांडा याद आ गई। फिर ड्रीम वांडा के फ्यूनरल पर गया। तब उसे वांडा की आंटी डोरा आकर मिली और डोरा को लगा कि ड्रीम डैन का दोस्त होगा और डैन असल में वांडा का लड़की बनने के पहले का नाम था। और फिलहाल वहां पर पादरी ने वांडा के बालों को काटकर उसे सूट पहनाकर लड़का बनाकर दफनाया था और उसे कुदरत के नियमों को बदला था, इसी वजह से वो शायद मरा, ऐसा पादरी का मानना था। तब ड्रीम कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और तब डोरा को उसकी बात अच्छी लगी और वो भी वांडा से काफी प्यार करती थी। तब ड्रीम कहता है कि वांडा ने अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से जिया है। तब डोरा ये सुनकर खुश हुई। कुछ देर बाद ड्रीम ने देखा कि वांडा को मर्द बनाकर दफनाया गया था और वहां पर डेथ भी उसे लेने आई। तब दोनों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और वहां पर ड्रीम को वांडा का मरना उसकी गलती लगी। तब डेथ ने उसे वापस लाने से मना कर दिया, क्योंकि ये सही नहीं था। तब ड्रीम ने वहां पर डैन का नाम बदलकर वांडा कर दिया। तब डेथ ने ड्रीम को डेलिरियम के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि वो काफी दुखी थी। और तब ड्रीम कहता है कि मैं वहां पर नहीं जा सकता। तब डेथ कहती है कि वो भी डिस्ट्रक्शन की तरह इस दुनिया को छोड़कर न चली जाए, जिसमें डेथ ने डिलीरियम की दुनिया का डोर खोल दिया। तब ड्रीम को उसकी बात माननी पड़ी और वो डिलीरियम की दुनिया में घुस गया और तब डेथ खुश हुई और फिर उसे वहां पर वांडा की आत्मा मिली, जो कि मरकर काफी खुश थी और तब डेथ उसे अपने साथ लेकर वहां से निकली। दूसरी तरफ ड्रीम डेलिरियम की अजीब दुनिया में आगे बढ़ा। तब उसे वहां पर नाचने वाले लोगों के बीच में नाड़ा भी नजर आई, जो कि ड्रीम के पास आई और वो उसे किस करने वाली थी। तब ड्रीम समझ गया कि एक छल है और फिर वो वहां से आगे बढ़ा और ड्रीम आकर डेलिरियम के महल के बाहर उससे मिला, जो कि वहां पर काफी दुखी थी।
फिर ड्रीम ने डेलेरियम को उससे बात करने के लिए मनाया, जिसमें वो उससे माफी मांगने लगा। तब डेलेरियम चौंक गई क्योंकि ड्रीम का ईगो काफी ज्यादा था। इसी वजह से वो सदियों से किसी के भी सामने नहीं झुकता था। तब ड्रीम कहता है कि मैं माफी की उम्मीद नहीं रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमारे भाई को ढूंढे और तुम मेरी हमेशा से फेवरेट रही हो। तब डेलेरियम ये सुनकर खुश हुई। फिर उन्होंने साथ में डिस्ट्रक्शन को ढूंढने का सोचा। तब ड्रीम कहता है कि हम लोग इस बार किसी इंसान के पास नहीं जाएंगे जिससे वो लोग सेफ रहे और हमें इस बार हमारे बड़े भाई डेस्टिनी से इस बारे में बात करनी होगी। तब ये चीज डेस्टिनी ने भी अपनी बुक में पढ़ ली। दूसरी तरफ हमें डिस्ट्रक्शन नजर आया जो कि अपने सपने दिखाने वाली चीजों को लिख रहा था और वो मॉन्स्टर्स के बारे में अपने कुत्ते को बता रहा था। तब कुत्ते को उन मॉन्स्टर्स की कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पर दोनों के पास एक दूसरे की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक ड्रीम और डेलेरियम आकर डेस्टिनी से मिले। फिर ड्रीम ने उसे कहा कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब डेस्टिनी मान गया और उसने दोनों को ये चीज भूल जाने के लिए कहा। तब डेलेरियम नाराज हो गई और वहां पर डेस्टिनी कहता है कि डिस्ट्रक्शन ने हमें ढूंढने से मना किया था और हमें उसकी बात माननी चाहिए। तब ड्रीम कहता है कि मैंने डेलेरियम को वादा किया है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब डेस्टिनी कहता है कि दुनिया में ओरेकल्स किसी को भी ढूंढ सकते हैं। तब ड्रीम कहता है कि अब दुनिया में कोई भी ओरेकल्स नहीं बचा है। और तब डेस्टिनी कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। तब ये सुनकर ड्रीम चौंक गया और फिर उसने उसके बेटे के बारे में पूछा। तब डेस्टिनी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहां पर ड्रीम समझ गया कि नाडा, डिस्ट्रक्शन, उसका बेटा आने वाली तबाही के भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं और ये सभी चीजें कैसे कनेक्ट होगी ये ड्रीम समझ रहा था। फिर ड्रीम को पास्ट में उसका बेटा याद आने लगा, जिसमें उसका बेटा ऑर्फियस उसकी बीवी के साथ एक बीच पर काफी दुखी था और ये सपना देखकर ऑर्फियस उठा। तब ड्रीम उसकी वाइफ कोलाइपे के साथ नजर आया, जिसमें वो दोनों वहां पर आकर ऑर्फियस से मिले और ग्रीस के इस आइलैंड पर ऑर्फियस की शादी होने वाली थी और वहां पर ऑर्फियस ने उसकी बीवी के अजीब सपने दिखने के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि हर एक सपने का कोई मतलब हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन वहां पर ऑर्फियस को वो सपना काफी अजीब लगा। तब कोलाइपे ने ऑर्फियस को शादी के लिए चलने कहा और तब ऑर्फियस वहां से महल में आकर उसकी वाइफ यूरी से मिला, जिसमें वहां पर डेथ भी आई थी और उसने बताया कि हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, जिसमें वहां पर ड्रीम के बाकी 5 भाई बहन भी हमें नजर आए और ये कहानी सदियों पुरानी थी ये भी समझ में आ गया। फिर एक के बाद एक ऑर्फियस के बुआ चाचा ने आकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन वहां पर डेस्टिनी ने ठीक से आशीर्वाद नहीं दिए। तब ऑर्फियस परेशान था और वहां पर डेस्टिनी को पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी वजह से ऑर्फियस भी दुखी हुआ और ये चीज वहां पर ड्रीम भी समझ गया। कुछ देर बाद ऑर्फियस और यूरी की शादी हो गई, जिसमें उन दोनों ने वहां पर किस किया और तब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। रात होने पर शादी का जश्न चल रहा था। वहां पर ड्रीम उसके बेटे के लिए परेशान था, साथ ही उसे डांस करना भी नहीं आता था। तब डेथ ने बताया कि हमें छोड़कर बाकी सभी भाई बहन अपने काम के चलते चले गए हैं। वहीं पर यूरी ने ऑर्फियस को डांस के लिए पूछा, लेकिन उसे भी उसके पिता की तरह डांस करने नहीं आता था। तब यूरी ने ऑर्फियस को वहां से खुले में जाकर मजे करने के बारे में पूछा और तब ऑर्फियस और वो दोनों महल से दूर जंगल में गए और वो दोनों करीब आने वाले थे, लेकिन वहीं पर एक सांप ने यूरी को काट लिया और वो वहीं पर मारी गई। तब ऑर्फियस काफी दुखी था और डेथ भी वहां पर आ चुकी थी क्योंकि उसे यूरी की आत्मा को वहां से लेकर जाना था। 2 दिनों के बाद यूरी की शोक सभा में ड्रीम का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और वहां पर कोलाइपे ने बताया कि ऑर्फियस वहां पर नहीं आना चाहता। तब ड्रीम उससे बात करने के लिए गया, जिसमें ऑर्फियस किनारे पर दुखी था और ड्रीम उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें यूरी को अंतिम विदाई देनी होगी जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट रहे। तब ऑर्फियस ने मना कर दिया। तब ड्रीम कहता है कि जिंदगी में ऐसे पल आते जाते रहते हैं जिसमें हम लोग टूट जाते हैं, लेकिन हमें वक्त के साथ खुद के घावों को ठीक करना पड़ता है। जिसमें वो मर चुकी है लेकिन तुम जिंदा हो तो तुम्हें जीना होगा। तब ऑर्फियस कहता है कि मेरी पत्नी अभी भी पाताल लोक में जिंदा होगी, तो आप वहां के राजा हेड्स से मेरी पत्नी को वापस लाने की कोई डील कर दो। तब ड्रीम कहता है कि वो बदले में तुम्हारी जान मांग लेंगे। तब ऑर्फियस कहता है कि मुझे खुद की परवाह नहीं है। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपने बेटे का कभी भी सौदा नहीं करूंगा और तब ऑर्फियस भड़क गया और वो अपने प्यार के लिए कुछ करना चाहता था। तब ड्रीम ने कुछ भी करने से मना कर दिया और तब ऑर्फियस ड्रीम से अपने पिता का रिश्ता तोड़कर वहां से चला गया। तब ड्रीम वहां पर काफी दुखी हुआ।
वहां से किनारे पर जाकर ऑर्फियस अपनी जान देने वाला था, तब उसके डिस्ट्रक्शन चाचा ने आकर उसे जान देने से मना कर दिया और वो कहते कि तुम लड़की से ज्यादा उससे प्यार करने वाले एहसास से प्यार करते हो और तुम अपने पिता जैसे हो और मुझे पता है कि वो तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। तब ऑर्फियस कहता है कि मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे यूरी जिंदा चाहिए और उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तब डिस्ट्रक्शन कहता है कि मौत मेरे हाथ में नहीं है, इस बारे में तुम्हें हमारी बहन डेथ से बात करना होगा, लेकिन तुम्हें उससे पाने के लिए कुछ देना भी होगा। तब ऑर्फियस उसकी बुआ डेथ से मिलना चाहता था। तब डिस्ट्रक्शन ने वहां पर डेथ की दुनिया का एक पोर्टल ओपन किया जो कि उसकी पावर के हिसाब से एटॉमिक बॉम्ब जैसा था और ऑर्फियस वहां से डेथ की दुनिया में चला गया। तब डेथ ऑर्फियस को उसके महल में देखकर चौंक गई और ऑर्फियस को उसका महल काफी पसंद आया। वहां पर डेथ ने आने का कारण पूछा, साथ ही वो यूरी के लिए काफी दुखी थी। तब ऑर्फियस कहता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। तब डेथ कहती है कि वो तो पाताल लोक में राजा हेड्स के पास चली गई होगी, क्योंकि सभी इंसानों के मरने के बाद आत्मा वहां पर होती है। तब ऑर्फियस कहता है कि मैं वहां पर जाकर अपनी पत्नी को लेकर आना चाहता हूँ। तब डेथ कहती है कि पाताल लोक में सिर्फ लोग मरकर ही जाते हैं। तब ऑर्फियस कहता है कि वहां पर पहले भी काफी सारे डेमीगॉड्स और इंसान गए थे और डिस्ट्रक्शन ने बताया था कि आप कुछ कर सकती हो। तब डेथ कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इसके अंजाम काफी बुरे होंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें अमर करना होगा और ये काफी बुरी चीज है। तब ऑर्फियस अमर होने के लिए तैयार था। वहां पर डेथ ने उसे फिर से सोचने के लिए कहा। तब ऑर्फियस यही चाहता था और तब डेथ ने अपनी पावर से ऑर्फियस को अमर कर दिया और फिर वहां से पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया, जिससे ऑर्फियस वहां पर जाने लगा और फिर वो पाताल लोक की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वो पाताल लोक पहुंचा। तब उसे वहां पर सैकड़ों मरने वाली आत्माएं नजर आई जो कि वहां पर कैद थी और वो सभी ऑर्फियस को देख रही थी। तब ऑर्फियस उन्हें देखते हुए राजा हेड्स को ढूंढ रहा था। तब वहां पर फेट की 3 देवियां यानी कि नसीब की तीनों देवी ऑर्फियस के सामने आ गई और उन्हें ऑर्फियस का वहां पर आना पसंद नहीं था, क्योंकि ऑर्फियस जैसा डेमीगॉड मरने से पहले वहां पर नहीं आ सकता था। फिर तीनों ने बताया कि हमारा काम दुनिया को तड़पाना है। तब ऑर्फियस कहता है कि मैं यहाँ पर राजा हेड्स से मिलने आया हूँ। तब वहां पर राजा हेड्स उसकी पत्नी के साथ ऑर्फियस के सामने आ गए और उन्हें पता था कि ऑर्फियस वहां पर क्यों आया है और ऑर्फियस असल में गानों का देवता था, इसी वजह से उन्होंने ऑर्फियस को गाने के लिए कहा और तब वहीं पर ऑर्फियस ने उसके प्यार के लिए गाना शुरू किया और तब उसकी प्यार के संगीत को सुनकर वहां पर सभी देव देवियां मंत्रमुग्ध हो गए और सभी आत्माओं का भी पानी निकल गया, जिसमें वो इस दर्द से भरे हुए पाताल लोक में भी संतुष्ट हो गई। साथ ही फेट की तीनों देवियां तो वहां पर रो पड़ी और इस चीज से हेड्स काफी इंप्रेस हुआ और ऑर्फियस ने उसकी पत्नी को मांगा जिससे उसका प्यार पूरा हो सके। तब हेड्स कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता और तब ऑर्फियस ने उसका प्यार साबित करने के लिए एक मौका मांगा। तब हेड्स कहता है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस मिलेगी, जिसमें तुम्हें यहाँ से एक अंधेरी गुफा को उसके लिए पार करना होगा जो कि तुम्हें धरती पर लेकर जाएगी और तुम्हें उस पूरे रास्ते को किसी भी हालत में पीछे देखे बिना ही पूरा करना होगा और अगर तुमने पीछे देखा तो हमेशा के लिए तुम तुम्हारी पत्नी को खो दोगे। तब ऑर्फियस मान गया और फिर गुफा के दिखने पर वो रास्ते से पीछे देखे बिना आगे बढ़ रहा था और वो गुफा खत्म होने वाली थी। तब ऑर्फियस को पीछे से उसकी पत्नी यूरी ने बुलाया। तब ऑर्फियस ने पीछे देखा, तब यूरी उसे दिखी, लेकिन ऑर्फियस के नियम तोड़ने के चलते यूरी वहां से वापस पाताल लोक में चली गई और ऑर्फियस हमेशा के लिए अब अकेला हो चुका था। फिर वो बाहर आकर काफी दुखी था। तब उसने इस बारे में उसकी माँ कोलाइपी को बताया। तब कोलाइपी कहती है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, इसी वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया है और वो कभी भी सुधरने नहीं वाले। तब ऑर्फियस उसकी माँ के आने से दुखी था और तब कोलाइपी कहती है कि तुम्हें हेड्स के नियमों को तोड़ा है, इसी वजह से उसके राक्षस तुम्हें मारने के लिए आते होंगे और तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तब ऑर्फियस कहता है कि मैं उनके सामने आकर मरकर यूरी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो मैं अमर होकर इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। तब कोलाइपी अपने बेटे की दुविधा के लिए काफी दुखी थी, लेकिन वहाँ ऑर्फियस ने उसे छोड़कर जाने के लिए कहा, क्योंकि वो पहले ही अपने पिता ड्रीम को छोड़ चुका था। साथ ही उसकी माँ किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तब कोलाइपी काफी दुखी हुई और ऑर्फियस वहां से अकेला आगे बढ़ा। रात होने पर ऑर्फियस जंगल में अकेला घूम रहा था। तब ऊपर से हेड्स के दानव उसके सामने आए और उन्होंने ऑर्फियस को पकड़कर उसे काफी ब्रूटली काट डाला। फिर उसके शरीर को वहीं पर उन्होंने नष्ट कर दिया और फिर ऑर्फियस के मुंह को किस किया। अगले दिन ऑर्फियस का मुंह ड्रीम को एक आइलैंड के किनारे पर पड़ा हुआ दिखा, जिसमें ड्रीम अपने बेटे को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी था। और तब ऑर्फियस उठा और उसने भी अपने पिता को देखा, जिसमें वो अमर होने के चलते अभी इसी तरह से जिंदा रहने वाला था।
तब ड्रीम कहता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने सपने में आकर तुम्हें संभालने का काम दिया है, जो कि हमेशा के लिए तुम्हें इसी आइलैंड पर संभालेंगे, और आज के बाद मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगा क्योंकि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। तब ऑर्फियस ने ड्रीम की मदद मरने में मांगी, लेकिन वहां पर ड्रीम कहता है कि हम एंडलेस कभी भी इंसानों को नहीं मार सकते, और तुम्हें मेरी बहन डेथ के साथ अमर होने का सौदा नहीं करना चाहिए था, और तुमने अपनी जिंदगी और मौत खुद से ही अब चुनी है, जिसमें अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तब ऑर्फियस ये सुनकर काफी दुखी हुआ और ड्रीम वहां से निकल गया। तब ऑर्फियस मरना चाहता था, लेकिन ड्रीम अपने बेटे के चलते दुखी होकर निकला, और सदियों के बाद ये चीजें याद करके ड्रीम काफी दुखी हुआ। वहां पर डेलिरियम अब ड्रीम के लिए परेशान थी और वो कहती है कि कुछ चीजें तुम्हारे बुक में नहीं होती। फिर डेलिरियम ड्रीम को आकर संभालने लगी। तब ड्रीम सदियों से उसके बेटे को होने वाली परेशानियों के बारे में सोचकर दुखी था। तब डेलिरियम उस जगह से निकलना चाहती थी। तब ड्रीम कहता है कि डेस्टिनी ने हमें रास्ता दिखा दिया है। तब डेस्टिनी कहता है कि जो भी डिस्ट्रक्शन को ढूंढता है वो खत्म हो जाता है। तब ड्रीम ने उसे बाय बोला। फिर वो डेलिरियम के साथ आगे बढ़ा और उसने डेलिरियम को बताया कि मेरा बेटा अब मुझसे डिस्ट्रक्शन के लोकेशन के बदले में खुद की मौत का सौदा करेगा। और ये सुनकर डेलिरियम चौंक गई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें जोहाना कॉन्स्टेंटाइन देखने मिली, जिसमें ये कहानी 1674 की थी और जोहाना अपनी स्टोरी को लिख रही थी, जिसमें उसके भूतों को पकड़ने के काम के चलते लोग उसे डायन समझते थे। और वहीं पर जोहाना ने देखा कि ड्रीम वहां पर आया है, जो कि 5 सालों पहले उसे मिला था, जैसा हमने सीजन 1 में देखा था। तब जोहाना ड्रीम को पहचान गई। तब ड्रीम को जोहाना की मदद एक चीज को ढूंढने में चाहिए थी, और तब जोहाना मान गई क्योंकि उसे इन्हीं चीजों में थ्रिल मिलता था। 2 दिनों के बाद फ्रांस में जोहाना एक चीज को चुराकर भाग रही थी। तब 2 गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां पर जोहाना अबला नारी बनने का नाटक करने लगी। और तब गार्ड्स ने उसकी थैली में क्या है ये पूछा। तब जोहाना ने उसमें से ऑर्फियस का सर दिखाया और कहा कि इस लड़के ने मेरी बहन का रेप किया था और मैंने इसका सर काट दिया और इसे मैं अपनी माँ को दिखाऊंगी। फिर उसने ऑर्फियस के मुंह पर थूका। तब वहां पर गार्ड्स को जोहाना सनकी लगी और वहां पर एक गार्ड ने ऑर्फियस के कान के सोने की बाली को निकाल दिया और दोनों को छोड़ दिया। तब जोहाना वहां से सर को लेकर उसके कमरे में आई और फिर उसने ऑर्फियस से माफी मांगी। तब ऑर्फियस कहता है कि कोई बात नहीं, जिसमें वो बाली घूम फिरकर मेरे पास वापस हमेशा आ जाती है, और तुमने मुझे यहाँ के लोगों से बचाया, उसके लिए शुक्रिया। तब जोहाना ने अपना नाम बताया और वहाँ ऑर्फियस कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के लोग मुझे खतरनाक समझकर मारने वाले थे और मैं काफी अलग तरीके से गाता हूँ, ऐसा होने लगता है। तब जोहाना कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने आई हूँ, और तब ऑर्फियस समझ गया कि उसे ड्रीम ने भेजा है और वो अपने पिता को मिस करता है, ऐसा बताने कहा। तब जोहाना कहती है कि गार्ड्स को कुछ ही देर में तुम्हारे चोरी होने के बारे में पता चल जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएंगे। सुबह होने पर गार्ड्स ने आकर जोहाना को पकड़ लिया, लेकिन उसके रूम में कहीं पर भी ऑर्फियस का सर नहीं मिला। तब जोहाना कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और तब वहां पर रॉबिन नाम का एक ऑफिसर कहता है कि हम लोग साइंस से भविष्य में आगे बढ़ने वाले हैं और इसी वजह से मैं भविष्य देखने की चीजें या फिर काले जादू जैसी सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उस ऑर्फियस के सर को भी नष्ट करना है। तब जोहाना कहती है कि आप तो देश को बचाने के लिए देश के लोगों को ही मारने तैयार हो, और तब वहां पर रॉबिन ने जोहाना को जेल में डलवा दिया। रात होने पर जोहाना मरने के लिए तैयार थी और वो सोई थी। तब उसे सपना आया जिसमें वो ड्रीम के महल में आकर ड्रीम से मिली और जोहाना ने ड्रीम की मदद छूटने के लिए मांगी। तब ड्रीम कहता है कि मैं तुम्हारी धरती पर कोई मदद नहीं कर सकता। तब जोहाना कहती है कि अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं और ऑर्फियस दोनों खतरे में आ सकते हैं, और वो तुम्हें काफी याद करता है और वो मरना भी चाहता है। तब ड्रीम कहता है कि मुझे ये पता है। तब जोहाना कहती है कि वो इतने सालों के बाद भी काफी ज्यादा खुश है और वो गा भी सकता है। तब ड्रीम कहता है कि उसे गाने के लिए कहो जिससे तुम किसी भी मुसीबत से निकल सकती हो। अगले दिन रॉबिन को सपना आया था कि जोहाना ने सर को बाकी कटे हुए सरों के बीच में रखा था, और तब जोहाना ये सुनकर हंसने लगी और फिर उन्होंने आकर जोहाना को कटे हुए सरों में से असली सर को निकालने कहा। तब जोहाना आगे बढ़ी और वहां पर हजारों कटे हुए सर पड़े थे। तब जोहाना ने ऑर्फियस के सर को निकाला और उसे गाने के लिए कहा, और तब ऑर्फियस वहां पर आजादी का एक गाना गाने लगा, और ये गाना पूरे फ्रांस में सभी लोग सुन रहे थे, जिसमें यह सॉन्ग लोगों पर जादू कर रहा था, और उसके गाने के चलते वहां के कटे हुए सर भी गा रहे थे, जिसमें लोगों को अब आजादी चाहिए थी, और इसी वजह से सबने मिलकर वहां पर रॉबिन की ही बलि चढ़ा दी। एक हफ्ते के बाद जोहाना ऑर्फियस को लेकर ग्रीस के एक अनजान आइलैंड पर आई, और उसी के बीच में ऑर्फियस का मंदिर था, जिसमें कुछ पुजारी वहां पर दुनिया से दूर ऑर्फियस को बचा कर रखते थे। फिर जोहाना ने ऑर्फियस को बाय बोला, और तब वहां पर ऑर्फियस उसकी कहानी सुनाने लगा कि वो वहां पर कैसे फंस गया
गया और वो उसके पिता से अब मिलना चाहता था, साथ ही वो मरना चाहता था। तब जोहाना कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। तब ऑर्फियस ने जोहाना को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। तब जोहाना खुश हुई और उसने फिर से मिलने का वादा किया, लेकिन ऑर्फियस को पता था कि उनके मिलने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिर जोहाना ने आगे बढ़कर पुजारियों को ऑर्फियस का सर सौंप दिया और जोहाना वहां से वापस चली गई। फिर ड्रीम जोहाना से मिला। तब जोहाना चाहती थी कि ड्रीम अपने बेटे से मिले और तब ड्रीम ने उसे क्या चाहिए ये पूछा। तब जोहाना ने कहा कि मैं मरूं तब मैं ऑर्फियस के पास रहना चाहती हूँ और हमें प्रेजेंट में जोहाना की मौत के बाद उसकी कब्र ऑर्फियस के मंदिर के बाहर दिखी और वहीं पर ड्रीम और डेलिरियम ऑर्फियस से मिलने आ चुके थे। तब ड्रीम आगे बढ़ा। तब डेलिरियम कंफ्यूज थी कि उन लोगों का सालों के बाद डिस्ट्रक्शन से मिलना सही होगा कि नहीं। तब ड्रीम कहता है कि हम लोग उससे बात करेंगे तभी हमें सब सच पता चलेगा और वहीं पर गार्ड्स ने आकर दोनों को पकड़ लिया। तब ड्रीम कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ और तब गार्ड समझ गए कि वही ड्रीम देव है। फिर ड्रीम आगे आकर ऑर्फियस से मिला और तब ऑर्फियस अपने पिता से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ और वो सदियों के बाद मिले थे। तब ड्रीम भी अपने बेटे को देखकर काफी खुश हुआ। तब ऑर्फियस ने माफी मांगी क्योंकि उसने काफी गलत चीजें जिंदगी में चुनी थी। तब ड्रीम कहता है कि मैंने भी तुम्हें छोड़कर गलती ही की थी। तब ऑर्फियस कहता है कि आपने हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर लोगों को भेजा है और मेरे चोरी हो जाने पर आपने जोहाना को भी भेजा था, जिसमें आप खुद यहाँ पर आए हो तो कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी और आप मुझे सब कुछ बता सकते हो। तब ड्रीम ने उसे सभी चीजें बता दी। कुछ देर बाद ड्रीम बाहर आकर डेलिरियम से मिला और फिर उसने बताया कि ऑर्फियस ने उससे डील की है और अब वो अपने भाई से मिलने वाले हैं। तब डेलिरियम पूछती है कि भाई कहाँ पर है। तब ड्रीम ने पास का एक आइलैंड दिखाया जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑर्फियस के सामने वाले आइलैंड में ही रहता था और उसे पता था कि दुनिया में कोई भी ऑर्फियस के आइलैंड तक जल्द से जल्द तो नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए उसने सोच समझकर उस जगह को चुना था। ये ड्रीम भी समझ गया। फिर वो दोनों आइलैंड पर आगे बढ़े। तब वहां पर दोनों को डिस्ट्रक्शन का कुत्ता दिखा और फिर ड्रीम ने वहां पर सालों के बाद अपने भाई डिस्ट्रक्शन को देखा और तब डेलिरियम अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, जिसमें डिस्ट्रक्शन समझ गया था कि ड्रीम अब पहले से काफी बदल चुका है। कुछ देर बाद डिस्ट्रक्शन ने दोनों भाई बहनों को खाना खिलाया और उसे पता था कि वो दोनों आने वाले हैं। तब ड्रीम कुछ भी खा नहीं रहा था और तब डेलिरियम कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी और ड्रीम ने सिर्फ मेरा साथ दिया है और तुम तो चले गए थे। तब मैं काफी दुखी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई और क्या तुम वापिस आना चाहते हो। तब डिस्ट्रक्शन ने मना कर दिया और वो कहता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया था जिससे कोई भी मुझे ढूंढे तो मुझे पता चलता है और उसी के चलते मेरे दोस्तों से कोई बात करने चाहे तो वो भी मारे जाते हैं। तब ड्रीम को ये चीज पसंद नहीं आई और वहां पर डिस्ट्रक्शन कहता है कि तुम्हें तो पहले लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम लोगों की परवाह करते हो, यानी कि तुम काफी बदल चुके हो। तब ड्रीम कहता है कि हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे जबकि दूसरे लोग मारे गए और ये चीज अब हमारी गलती है। और तब डिस्ट्रक्शन कहता है कि तुमने ही आखिरी बार कहा था कि इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ड्रीम कहता है कि तुमने तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था और तुमने अपनी दुनिया को भी छोड़ दिया और ये काफी गलत है। तब डिस्ट्रक्शन उन्हें बाहर लाया और वहां पर ड्रीम ने उसे वापस चलने के लिए कहा। तब डिस्ट्रक्शन ने मना कर दिया और वो कहता है कि मेरी दुनिया अभी भी अच्छे से चल रही है और मेरे वहां पर होने से धरती पर या फिर मेरी दुनिया पर कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अब मेरे वापस जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें लोग अपनी तबाही के लिए अब खुद जिम्मेदार है और अब मुझे इस जगह को भी छोड़ना होगा जिसमें मुझे यहाँ पर मजा आ रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा वरना मेरे बाकी भाई बहन भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर डिस्ट्रक्शन ने उन दोनों को उसका सामान में उनके निशान दिखाए जो कि सब अपने अपने राज्य में रखते हैं। तब उन्हें देखकर ड्रीम खुश हुआ और वहां पर डिस्ट्रक्शन कहता है कि इन चीजों की हमें आदत सी हो गई है और फिर डिस्ट्रक्शन ने वहां पर उसके हथियार यानी कि सबसे पावरफुल तलवार को निकाला। तब डेलिरियम कहती है कि भाई तुम मेरी दुनिया में आकर मेरे साथ रह सकते हो। तब डिस्ट्रक्शन ने मना कर दिया, लेकिन उसने अपने कुत्ते को डेलिरियम के साथ जाने के लिए पूछा। तब वो मान गया और तब डेलिरियम काफी खुश हुई। फिर डिस्ट्रक्शन ने ड्रीम को पूछा कि अब वो कहां पर जाएगा। तब ड्रीम कहता है कि तुम्हारी लोकेशन के लिए मैंने अपने बेटे ऑर्फियस से डील की थी और मुझे अब उसे खत्म करना होगा। तब डिस्ट्रक्शन चौंक गया क्योंकि ड्रीम सदियों के बाद सिर्फ उसके लिए अपने बेटे ऑर्फियस से मिला था, यानी कि वो उसके भाई की हद से ज्यादा परवाह करता था और इसका मतलब यही था कि वो पहले से काफी बदल चुका था। लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन उसके भाई की बात नहीं मान सकता था और उसने ड्रीम को भी प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा। तब ड्रीम प्यार वर्ड सुनकर चौंक गया।
तब डिस्ट्रक्शन कहता है कि प्यार के लिए हम जो भी करते वही सही होता है। फिर डिस्ट्रक्शन अपने दोनों भाई बहन से मिला और वो अपने कुत्ते को बाय बोलकर अब नई दुनिया में जाने वाला था। और वहां से डिस्ट्रक्शन आसमान के रास्ते से अपने नए सफर पर निकल पड़ा और तब तीनों काफी ज्यादा दुखी हुए, जिसमें ड्रीम कहता है कि वो 300 सालों पहले दुनिया को छोड़कर गया था और अब हमें वापस जाना होगा। तब डिलीरियम कहती है कि वो वापस नहीं आने वाला, ये जानकर मैं अब उसके लिए काफी खुश हूँ। तब ड्रीम कहता है कि अब मुझे ऑर्फियस की डील को खत्म करना होगा और वहां से ड्रीम ऑर्फियस के महल में फिर से आया। तब ऑर्फियस अपने पिता को देखकर काफी खुश हुआ और उसने डिस्ट्रक्शन चाचा के बारे में पूछा। तब ड्रीम कहता है कि वो काफी अजीब है और अब वो इस दुनिया से चला गया है और हमेशा हम लोग जो चाहते वो कभी नहीं कर पाते और मुझे पता था कि वो वापस नहीं आएगा, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया। तब ऑर्फियस कहता है कि आप मेरे लिए यहाँ पर आए थे और मैंने सबसे मौत मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इच्छा आप पूरी करने आओगे और आप कभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। तब ड्रीम कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपने बेटे के बिना इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें काफी वक्त पहले ही मर जाना चाहिए था। तब ऑर्फियस कहता है कि हाँ, और वहां पर ऑर्फियस मरने के लिए तैयार था। तब ड्रीम ने आगे बढ़कर वहीं पर अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। फिर ड्रीम काफी ज्यादा दुखी होकर वहां से निकला। तब उसे बाहर डेलिरियम मिली और वहां पर ड्रीम का उसके साथ का ये सफर यहीं पर खत्म हुआ। तब डेलिरियम ने उसे थैंक्स कहा और ड्रीम वहां से उसकी दुनिया में जाने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें ड्रीम अपने महल में आकर काफी दुखी था और उसने लूसी को ऑर्फियस के पुजारियों को ऑर्फियस को दफना देने का काम आखिरी काम था ये बताकर आजाद कर देने के लिए कहा। तब लूसी मान गई। फिर ड्रीम ने आकर अपने कमरे में अपने हाथों को साफ किया और वहां पर उसे अपने बेटे का खून अपने हाथों में नजर आया और तब वो फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ हमें फेट की तीनों देवियां नजर आई जो कि अपने काम में लगी थी और वहीं पर उन्हें भविष्य की घटना का फिर से एक चिट मिला और तब उन्होंने चिट पढ़ा जिसमें एक राजा ने अपनी दुनिया को अब छोड़ दिया था, यानी कि वो डिस्ट्रक्शन की बात थी। साथ ही एक देव ने डेमीगॉड को भी मार दिया था, जिसके चलते एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। और तब उनमें से एक ने बताया कि ड्रीम ने देव होते हुए अपने बेटे ऑर्फियस का खून बहाया है और उसके चलते अब एक काफी बड़ी जंग होने वाली है और इसके लिए सबको तैयार होना होगा। और इसी के साथ ही ये सीरीज आने वाले धमाकेदार सीजन 2 पार्ट 2 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होगा। और अगर आप उसे सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं।